सेबी के मुंबई ऑफिस के बाहर सेबी के 400 एम्प्लॉइज ने आज प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट का रीजन क्या था? सेबी के एम्प्लॉइज का कहना है कि सेबी के अंदर एम्प्लॉइज की इज्जत नहीं की जाती, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, वर्किंग कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है। लेकिन वहीं पे सेबी का 4 सितंबर 2024 की प्रेस रिलीज के अनुसार यह कहना है कि ये टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात नहीं। कुछ एम्प्लॉय चाहते हैं कि उनका अलाउंस बढ़ाया जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, और जब टारगेट्स की बात आती है तो वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। ये दोनों पक्ष एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, क्यों ये आपस में बात नहीं कर रहे, क्यों ये प्रेस रिलीज के थ्रू या लेटर्स के थ्रू बात की जा रही है, ये इंटरनल मैटर इंटरनली सॉर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस सरकारी संस्था स्टॉक मार्केट रेगुलेटर में आखिर चल क्या रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक संस्था है, एक सरकारी इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटर है, लेकिन ये काम एक कंपनी की तरह ही करता है जहां पे बॉसेस होते हैं, सीनियर मिडिल मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉइज होते हैं, आपस में मिलकर ये काम करते हैं। और इस केस में काम है कि भारत की स्टॉक मार्केट को सही दिशा में, सही पेस के साथ, सही डायरेक्शंस के साथ कैसे चलाया जाए। कुछ गलतियां होती हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, उसके लिए एम्प्लॉइज लगते हैं, एक अच्छी खासी बैकग्राउंड होती है, उनका एक एक्सपीरियंस होता है, उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको कुछ काम दिया जाता है, कुछ केआरएस की रिस्पांसिबिलिटी एरियाज होते हैं। ये सब कुछ सेट होता है जैसे कोई भी एक छोटी मोटी कंपनी से लेकर एक बड़े कॉर्पोरेट में काम होता है। सेबी या किसी भी रेगुलेटर में काम इस तरह से ही आइडियली किया जाता है। अब कई केसेस में होता है कि सीनियर या मिडिल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल एम्प्लॉइज के बीच कुछ कंफ्यूजन हो जाए, कुछ एक्सपेक्टेशंस का डिफरेंस हो जाए, सीनियर कुछ और चाहते हैं, जूनियर्स कुछ और कर पाएंगे, देयर इज ऑलवेज ए गैप। अब इन सब चीजों को ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू सुलझाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। शुरुआत में कंफ्यूजन जो होती है वो आपस में होती हैं, कहा सुनी से शुरू होती है, ईमेल्स लिखे जाते हैं, ऊपर से रिस्पॉन्स आता है। एक पॉइंट इन टाइम पे जब ये सब कुछ काम नहीं करता, ये मशीन इंटरनली ठीक से अपने आप को डील नहीं कर पाती, तो उस केस में एस्केलेट करना पड़ता है, मतलब सीनियर मैनेजमेंट तक बात जाती है। सीनियर मैनेजमेंट अगर कुछ नहीं कर पाती तो उस केस में कोई बड़े स्टेक होल्डर, जैसे कि इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो सकती है, उसको एस्केलेट किया जा सकता है। और पहली बार सेबी की हिस्ट्री में कुछ ऐसा किया जा रहा है कि सेबी के एम्प्लॉइज सेबी के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 400 एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ यहां तक पहुंचने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये पहले ही सॉल्व क्यों नहीं कर लिया गया? क्यों ये मैटर इंटरनली ठीक नहीं कर लिए गए? क्या मैटर है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेबी के एम्प्लॉइज क्या कहते हैं, उसके आंसर में सेबी का आज की तारीख में क्या कहना है, और कंफ्यूजन, हर तरह की कंफ्यूजन कहां पे रुकी हुई है। अगस्त 2024 को सेबी के कुछ एम्प्लॉइज ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी। हालांकि सेबी का कहना है कि ये सेबी के एम्प्लॉइज ने ही लिखी है, किसी और ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक ये चिट्ठी पहुंचाई है, लेकिन ये चिट्ठी का नाम रखा गया ग्रीवियंस ऑफ सेबी ऑफिसर्स, ए कॉल फॉर रिस्पेक्ट। अब ये चिट्ठी 35 पॉइंट की है, जी हाँ 35 पॉइंट, जहां पे अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करके बताया गया है कि एग्जैक्टली सेबी के ऑफिसर्स का या सेबी के एम्प्लॉइज की तरफ से उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या फेस कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें हैं। इस चिट्ठी की शुरुआत में लिखा गया है कि सेबी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट रेगुलेशन में अगर देखा जाए तो सेबी की एक अच्छी खासी इज्जत है, और इस इज्जत को, इस ग्रोथ को बनाने में सेबी के ही एम्प्लॉइज का सालों से खून पसीना लगा है। लेकिन पिछले कुछ समय से सेबी की कार्यशैली में, मतलब किस तरह से सेबी के अंदर काम किया जाता है, उसमें एक टेक्टोनिक, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एग्जाम्पल के तौर पे सेबी के एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के नाम पे कुछ ऐसी रिग्रेसिव पॉलिसीज लाई गई हैं, फ्रेमवर्क्स लाई गई हैं जो कि एम्प्लॉइज के हित में नहीं है। एम्प्लॉइज का माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है, मतलब ये चेक किया जा रहा है कि कौन कितना काम कितने समय के लिए कब से कर रहा है। ये सब कुछ माइक्रो लेवल पे चेक होता है, चाहे वो एम्प्लॉय किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो। सेबी के एम्प्लॉइज की नेम कॉलिंग की जाती है, उनके ऊपर चिल्लाया जाता है, किसी भी मैनेजमेंट के एम्प्लॉय के द्वारा उनको डिफेंड नहीं किया जाता, मतलब काम करवाने का जो तरीका है वो जेन्युइन नहीं है। इस चिट्ठी में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मेंटल हेल्थ काउंसलर सेबी के अंदर काम करते हैं। किसी समय पे उनको बहुत कम एम्प्लॉइज विजिट करते थे, लेकिन आज की तारीख में उनका काम भी ओवरबर्डन हो चुका है, मतलब उनको भी सेबी के एम्प्लॉइज बार बार विजिट करते हैं। इसका मतलब यही है कि सेबी के अंदर एम्प्लॉइज का मेंटल हेल्थ तंदुरुस्त नहीं है। अब इस चिट्ठी में लिखा गया है कि इस चिट्ठी को फाइनेंस मिनिस्ट्री को एड्रेस करने से पहले एम्प्लॉइज ने, एसोसिएशंस ने काफी बार मैनेजमेंट को, चेयरपर्सन को, एचआर डिपार्टमेंट को
रीच आउट करने की कोशिश की। मतलब इनफॉर्मली भी बताया गया, सामने से भी बात रखी गई, लेकिन कोई खास डिसीजन नहीं लिया गया। इन समरी पहला पॉइंट ये कहता है कि सेबी के एम्प्लॉयज को लगता है कि उनके ऊपर सेबी की मैनेजमेंट विश्वास नहीं करती, उनकी खास कोई इज्जत नहीं की जाती। अब इसका आंसर सेबी ने क्या दिया? सेबी का कहना है कि ये एक नैरेटिव बिठाया जा रहा है, एक कहानी गढ़ी जा रही है, एक्चुअल में वर्क कल्चर को लेके कोई दिक्कत नहीं है। सेबी के अनुसार एक्चुअल आंसर ये है कि सेबी के एम्प्लॉय चाहते हैं कि उनका अलाउंस HRA 55% से बढ़ा दिया जाए। उस बात को आगे ना ला के सेबी के एम्प्लॉय चाहते हैं कि एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है। ऐसा नैरेटिव करने से उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी कि कल को वो सैलरी की बात करेंगे तो सेबी की मैनेजमेंट शायद उनकी बात मान जाए। इनफैक्ट सेबी ने अपने प्रेस रिलीज में एक 9 पॉइंट आंसर दिया है कि काम करने के तरीके को चेक किया जा रहा है, इसलिए कुछ एम्प्लॉयज को थोड़ा पेन हो रहा है। अभी 9 पॉइंट्स क्या है? पहला, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, मतलब आपको क्या क्या काम करना है, कितना कितना वो काम करना है, क्वांटिफाई करके नंबर बता के साल की शुरुआत में ही आपको बता दिया जाएगा। मंथली टारगेट दिए जाएंगे, स्पेसिफिक लेवल पे आपको चेक किया जाएगा कि आप अपना काम कर रहे हैं नहीं, आपको फीडबैक दी जाएगी और उसके बाद अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर भी लिए जाएंगे। सेबी के एम्प्लॉयज को मैंडेटरी लेवल पे अलग अलग समय पे सर्टिफिकेशंस भी करनी पड़ेंगी। हर महीने का MIS अपडेट करके रखना पड़ेगा कि आपको क्या काम दिया गया था, कितना आपने कर लिया, उस चीज की चेकिंग ऑन ए नंबर लेवल आपसे की जाएगी। अब देखिए, ये दोनों तरफ के नैरेटिव हैं, दोनों तरफ की बातें हैं। एक तरफ टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात की जा रही है और वहीं पे सेबी का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दिस इज मोर अबाउट क्वांटिफाइबल KRAs एंड नथिंग एल्स। अब यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में एक्चुअल में किस तरह से इस चीज को चेक किया जाता है। सेबी जो कर रहा है क्या वो गलत है, क्या एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन गलत है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन हियर। देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है, बहुत कॉस्टली अफेयर होता है किसी भी कंपनी के लिए कि एक एक एम्प्लॉय को चेक किया जाए कि वो क्या काम कर रहा है, कितना कर रहा है, कितने समय आ रहा है, कब जा रहा है, कितने समय के लिए ऑफिस में रुक रहा है। ये सब कुछ चेक करने के लिए किसी एम्प्लॉय को बिठाना पड़ता है, उसकी भी एक कॉस्ट जाती है। पर अगर कोई कंपनी ये काम करती है, वो क्यों करती है? वो तब करती है जब उसको अपने एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी के ऊपर विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि वो शायद ये काम नहीं कर पाएगा, जितना दिया गया है उससे नहीं होगा। अब देखिए, अगर किसी कंपनी में मिसट्रस्ट मतलब विश्वास ना करने का कल्चर आ जाए तो वो अपने आप में बहुत सी और चीजों को लेके आता है। माइक्रो मैनेजमेंट ऑनेस्टली इज नेवर अ सॉल्यूशन, क्योंकि इससे दोनों पार्टीज का नुकसान होता है। जो कंपनी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है उसका भी, और जो एम्प्लॉय जिसके ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट की जा रही है उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी ये काम नहीं करता। मतलब माइक्रो मैनेजमेंट करके काम करवाया भी तो क्या ही करवाया, और कितने समय तक कितने एम्प्लॉयज की माइक्रो मैनेजमेंट कोई भी कंपनी कर सकती है, बिकॉज इन लॉन्ग टर्म इट कैनॉट रियली वर्क। और दूसरी बात, अगर कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है तो अगेन दिस फॉल्स डाउन टू द कंपनी। कंपनी को खुद देखना चाहिए कि नैरेटिव बिठाने का काम हमेशा कंपनी का होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो गलत तरीके का कल्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनसे बात की जाती है, उनकी ओरिएंटेशन की जाती है, एंड इफ इट डजंट रियली वर्क तो उनके खिलाफ मेजर्स लिए जाते हैं। पर 500 एम्प्लॉइज, मतलब 500 एम्प्लॉइज जो कि सेबी के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब नेगेटिव हो चुके हैं। देन इट मीन्स कि अब तो बहुत लेट हो चुका है, डिस्कशंस तो बहुत पहले खत्म हो चुकी होंगी। और तो और सेबी के ये प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉइज ने ये मांग भी रखी है कि सेबी के चेयरपर्सन रिजाइन करें। आज की तारीख में सेबी की रिपोर्ट के अनुसार सेबी में 1067 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसमें से 75% एम्प्लॉइज की उम्र 30 या उससे ज्यादा है। इनफैक्ट 40 से 41% एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है। अब 40 साल के एम्प्लॉइज के बारे में ये कहना कि उनको कोई भी नैरेटिव आके बता देगा, जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनको सैलरी ज्यादा चाहिए, जो लोग नेगेटिव हो चुके हैं, वो उन लोगों का माइंडसेट चेंज कर देंगे जो कि मैच्योर हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात भी थोड़ी समझ में नहीं आती। एनीवे, दूसरा रीजन सेबी के एम्प्लॉइज के द्वारा बोला गया कि सेबी के अंदर जो KRAs हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं, टारगेट्स हैं, वो 20 से 50% तक बढ़ा दिए गए और ये उम्मीद की जा रही है कि एम्प्लॉइज रोबोट की तरह काम करेंगे, उनके अंदर प्रोग्रामिंग कर देंगे और वो एकदम से उनकी आउटपुट बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, जो KRA बताए गए हैं वो जनवरी अप्रैल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अप्रैल में बताए दिए जाने चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में होता है कि पूरा का पूरा क्वार्टर लेता है सेबी, मतलब 3 महीने बाद बताया जाता है कि बाकी के 9 महीनों में क्या काम करना है, कितना करना है। और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि काम कीजिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं, कैलेंडर ईयर के हिसाब से काम कीजिए। मतलब जो टारगेट आपको पूरे साल का दिया गया है, जो कि मार्च तक खत्म करना है, आप दिसंबर
तक ही खत्म कर दीजिए। अब एम्प्लॉयज यहाँ पे कहते हैं कि अगर इस तरह से काम करेंगे तो लोग नंबर पूरे करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और अगर सेबी के एम्प्लॉयज क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो कुछ इस तरह के फैसले सामने आ जाएंगे, कुछ इस तरह के ऑर्डर सामने आ जाएंगे, कुछ इस तरह के काम हो जाएंगे जो कि टेक्निकली गलत हों, क्वालिटी में इश्यूज हों, और आगे चल के उनको चैलेंज किया जा सकता है। अब सेबी कोई सेल्स की कंपनी तो है नहीं जहां पे पिछले टारगेट्स को अचीव कर लिया गया था, अब नए टारगेट्स अचीव करने हैं। इस तरीके से एम्प्लॉयज में एंग्जाइटी या स्ट्रेस ही बढ़ेगा और वो बर्नआउट हो के थक जाएंगे। कुछ एम्प्लॉयज ओवर टाइम काम करते हैं, वीकेंड्स को काम करते हैं टू मेक श्योर कि उनके नंबर्स अचीव हो जाएं। अब सेबी के रिस्पांस में भी कुछ बातें लिखी गई हैं। सेबी का कहना है कि कुछ एम्प्लॉयज अपनी कैपेबिलिटी के 25% काम के लेवल पे ही बैठे हैं, मतलब उतना काम ही करते हैं जितना काम किया है, जितने KRAs किए हैं उसकी मिस रिपोर्टिंग करते हैं। मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो अगर कोई 10 काम किए हैं तो शायद 15 बताएंगे। जानबूझ के फाइल्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शफल करते रहेंगे ताकि उस फाइल को, उस केस को काम करने में समय ज्यादा लगे और कहें कि भैया वो डिपार्टमेंट में फाइल पड़ी है, मेरे पास तो है नहीं, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं। और जब प्रमोशन की बात आती है तो कहते हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, मेरे को प्रमोशन के लिए एलिजिबल कर दीजिए प्लीज। मतलब ये सब बातें सेबी ने प्रेस रिलीज में सेबी के ही एम्प्लॉयज के लिए एज इट इज लिख के दी हैं। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेबी के अंदर करीब 38 प्रमोशंस हुई जो कि 2024 में सिर्फ 5 प्रमोशन तक ही पहुंच पाई। अब इस बात का मतलब कुछ भी हो सकता है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि सेबी ने शायद इतने प्रमोशंस ना की हों, लेकिन देयर इज आल्सो अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि शायद इतने सारे एम्प्लॉयज उस प्रमोशन के लिए एलिजिबल ही ना हो। अब ये बात बहुत इंटरनल स्पेसिफिक हो जाती है जो कि सिर्फ सेबी के ही फाइल्स बता सकती हैं। बाहर कोई रिसर्च इसका कोई जवाब, कोई एक्चुअल जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन यहाँ पे भी कुछ सवाल उठते हैं। सेबी का हायरिंग प्रोसेस क्या है? हायरिंग प्रोसेस में क्या सेबी के एम्प्लॉयज को या ऑफिसर्स को जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको पहले से ही नहीं बताया जाता कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं? क्या ये सब बातें लिख के नहीं दी जाती? क्या ये अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग लेटर्स में बताया नहीं जाता कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू? सिमिलरली व्हाट आर द ट्रेनिंग प्रोसीजर्स? मतलब अगर आज की तारीख में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको कितने समय की, कितने प्रोफाइल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है? क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस ट्रेनिंग के बाद वो कितने समय में धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअली इंप्रूव कर लेगा और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअल KRAs को, एक्चुअल टारगेट्स को मीट करना शुरू करेगा? और दूसरी तरफ अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के टारगेट्स को इंक्रीज किया जा रहा है तो क्या उनकी रेन्यूमरेशन भी उस हिसाब से इंक्रीज की जा रही है? और अगर नहीं की जा रही तो क्या उनको साथ के साथ ग्रेजुअली नए तरीके से, नए टूल्स के साथ, टेक्निक्स के साथ ट्रेन किया जा रहा है जिसकी मदद से वो अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें? या जस्ट उनको बोल दिया जाता है कि अब से आप इतना काम कीजिए, पहले आप इतना ही करते थे? मतलब व्हाट आर दोज मैकेनिज्म्स इनसाइड से भी जो कि एफिशिएंसी को, KRAs को इंप्रूव करने में उन्हीं एम्प्लॉयज से, उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से ही एक्सपेक्ट करते हैं। और अगला सवाल, ये सब कुछ बाहर क्यों आ रहा है? ये सब कुछ मीडिया में क्यों आ रहा है? चिट्ठियां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्यों लिखी जा रही हैं? क्या ये अपने आप में सॉर्ट नहीं हो सकता था? क्या ये अगस्त में ही शुरू हुआ? क्या ये पिछले कुछ समय से चल रहा है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली रिजॉल्व नहीं हो सकता था? एंड फाइनली वर्क कल्चर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसको अपना वर्क कल्चर डिसाइड करना है, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को ढालना होता है। और अगर वर्क कल्चर में इशू आते हैं तो सही समय पे, सही तरीके के साथ उसको एड्रेस करना जरूरी है। जितना जल्दी एड्रेस किया जाए, जितने छोटे लेवल पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से जितने छोटे लेवल पे एड्रेस कर दिया जाए उतना बेहतर होता है, सो दैट दिस डजंट रियली क्रिएट अ नेगेटिव बबल, जो कि इस केस में, सेबी के केस में ऑब्वियसली दिख रहा है। एंड फाइनली हमारा खुद का ओपिनियन, वी बिलीव दैट सेबी इज ह्यूजली अंडर एम्प्लॉयड। 1067 एम्प्लॉयज जितने हिसाब से आज की तारीख में सेबी के पास काम है, स्टॉक मार्केट में कितना कुछ चल रहा है, एट मल्टीपल लेवल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, और इतनी सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। कितनी बार होता है कि कितने ही केसेस को सॉल्व करने में साल, 1.5 साल, 2 साल तक लग जाते हैं आज की तारीख में। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रजिस्टर्ड एंटिटी, किसी लिस्टेड कंपनी, कोई स्टॉक ब्रोकर, कोई एक्सचेंज, कोई डेपोजिटरी, एनीथिंग दैट इज अंडर स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस, उसके केस को सॉल्व करने के लिए कुछ महीनों का समय लगता है। बहुत ही छोटे परसेंटेज के केस ऐसे होते हैं जहां पे सेबी सुओ मोटो, मतलब अपने आप से केस को उठाए और सामने से इन्वेस्टिगेट करे, और अगर कुछ गलती हो रही है तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग पेनल्टी भी लगाए। और जहां पे एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी की बात आती है तो एक केस को सॉल्व करना तो दूर, केस के रिपोर्टिंग के बाद रिस्पॉन्स आने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। ये रिपोर्टेड इशू की बात हो रही है, अनरिपोर्टेड इशू जो कि सुओ मोटो बेसिस पे सेबी ले सकता है। दिस लुक्स रेयर, ऑलमोस्ट
नॉट अ रियलिटी एट ऑल। हालांकि सेबी की अंडर एम्प्लॉयमेंट का इशू आज का नहीं है, ये सालों का है, दशकों का है, एंड दैट इज आवर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के सेबी को इस चीज को लेके बहुत स्ट्रांगली देखना चाहिए। हालांकि वाइल वी से इट, मार्च 2024 से लेके आज की तारीख में भी सेबी के अंदर ग्रेड ए लेवल की बहुत सारी हायरिंग्स लगातार चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। अब ये हायरिंग इस केस को लेके जुड़ी हुई है या सेबी अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहता है, ये तो टाइम ही बताएगा या सेबी खुद जानता है। आपको क्या लगता है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि सेबी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि कभी बाहर नहीं आना चाहिए था, क्या वो सॉल्व होगा? किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है? सेबी को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आगे चल के ऐसी सिचुएशन फिर से कभी ना आए? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।